वेलकम है एक बार फिर से आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल रेगनार नर्सिंग क्लासेस में। तो डियर नर्सिंग कैंडिडेट्स, आज हम बात करने वाले हैं भाई अपना जो स्पेशल क्लास रहने वाली है यूट्यूब पे कुछ इम्पोर्टेंट और न्यू सेशंस के बारे में। तो जो भी कैंडिडेट्स चैनल पे नए हों फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाला हर एक नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। जो भी नई नई वैकेंसीज अभी अपडेट हो रही हैं भाई, उनका सारा जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको अवेलेबल होता रहे। तो चलिएगा भाई, आज का जो सेशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जो भी कैंडिडेट्स चैनल पे न्यू हो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अभी आपका जो एग्ज़ाम है भाई उसमें टाइम है, चाहे आप आरआरबी का पेपर देना चाहते हैं, चाहे आप जीएमसीएच चंडीगढ़ या फिर बाबा फरीदकोट, कोई भी आप एग्ज़ाम अगर देना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं रेगनार नर्सिंग क्लासेस को 100% श्योर सिलेक्शन के लिए। तो चलिएगा भाई, स्टार्ट करते हैं आज का अपना जो ये इम्पोर्टेंट सेशन है उसको बिना देरी किए। तो फटाफट से लाइक शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, ताकि हम आज का जो वीडियो है वो स्टार्ट कर पाएँ। पहला है भाई स्टडी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज़, स्टडी करना एंड हेल्थ रिलेटेड करेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं ह्यूमन पॉपुलेशन के, उनको आइडेंटिफाई करना विद विच डिजीज़ सीम टू बी एसोशिएटेड इज़। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है भाई, कोई भी बीमारी है जो आपके कम्युनिटी में फैली हुई है उसके बारे में स्टडी करना, उसके डिस्ट्रीब्यूशन को देखना, उसकी हेल्थ करेक्टरिस्टिक्स देखना ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर, आइडेंटिफाई करना कि किस टाइप की बीमारी है, क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये किसके साथ में जुड़े हुए हैं। डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल एपिडेमियोलॉजी, एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी और इकोलॉजिकल एपिडेमियोलॉजी। किसके साथ में जुड़े हुए हैं। आंसर करना है सबको, कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जो आंसर ना कर पाए। कौन सी एपिडेमियोलॉजी है जिसके अंदर आप किसी भी डिजीज़, उसके साथ में जुड़े उसके फैक्टर्स, उसके साथ में जुड़े उसकी करेक्टरिस्टिक्स, इनके बारे में स्टडी करते हैं। सो मैम, इट इज़ द डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी, इट इज़ कॉल्ड एज डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स आर ऑल, सारे के सारे रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स हैं सिवाय एक के। तो पहला है भाई, आपको बताना है रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स के बारे में। किसके बारे में बताना है भाई? रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स के बारे में बताना है। कौन सा एक नहीं है, एक्सेप्ट पूछा गया है। तो पहला है भाई क्लिनिकल ट्रायल्स, नेक्स्ट है प्रिवेंटिव ट्रायल्स, नेक्स्ट है बिफोर एंड आफ्टर कंपैरिजन स्टडीज, नेक्स्ट है भाई इवैल्यूएशन ऑफ द हेल्थ सर्विसेज। कौन सा रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल नहीं है? तो देखिएगा अभी, सबसे पहला है क्लिनिकल ट्रायल, फिर आता है प्रिवेंटिव ट्रायल, नेक्स्ट है बिफोर एंड आफ्टर कंपैरिजन, नेक्स्ट है भाई इवैल्यूएशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज। अगर हम इसके बारे में पढ़ें, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तो आपको पता है एक्सपेरिमेंटल में दो टाइप की कंडीशंस देखने को मिलती हैं। एक तो आएगा रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल, आरसीटी जिसको बोलते हैं। आरसीटी के अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल देखते हैं आप लोग? इसका एग्जाम्पल है मैम क्लिनिकल ट्रायल, क्लिनिकल ट्रायल। नेक्स्ट आता है मैम इसी के अंदर प्रिवेंटिव ट्रायल और भाई
नेक्स्ट आता है रिस्क फैक्टर ट्रायल। एंड नेक्स्ट वन इज ट्रायल फॉर इटियोलॉजिकल एजेंट। ट्रायल फॉर इटियोलॉजिकल एजेंट। तो क्लिनिकल ट्रायल, प्रिवेंटिव ट्रायल, रिस्क फैक्टर ट्रायल एंड ट्रायल फॉर इटियोलॉजिकल एजेंट, ये सारे के सारे किस में आते हैं भाई? ये आरसीटी में आते हैं, रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल में आते हैं। तो देखो क्लिनिकल ट्रायल, प्रिवेंटिव ट्रायल और भाई बिफोर एंड आफ्टर, मतलब प्री एंड पोस्ट स्टडी डिज़ाइन, ठीक है ना, प्री एंड पोस्ट स्टडी डिज़ाइन। नेक्स्ट है भाई इवैल्यूएशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज। तो इवैल्यूएशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज किस में आती हैं भाई? ये आती हैं नॉन रैंडमाइज्ड ट्रायल्स के अंदर। किस में आती है भाई? नॉन रैंडमाइज्ड ट्रायल्स के अंदर। तो इसीलिए ये रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स में नहीं आता, एकमात्र ऐसा एग्जाम्पल। और क्या क्या आता है नॉन रैंडमाइज्ड के अंदर? नॉन रैंडमाइज्ड के अंदर और कौन कौन आता है? तो इसमें आती है भाई नेचुरल स्टडी डिज़ाइन, कौन आता है? नेचुरल स्टडी डिज़ाइन आता है। एंड अनकंट्रोल्ड स्टडी आती है, अनकंट्रोल्ड स्टडी आती है। ठीक है भाई, चलिएगा अगला क्वेश्चन है द क्लाइंट इज डायग्नोज्ड विद डायबिटिक कीटा एसिडोसिस। क्लाइंट है जिसको डीके के साथ में डायग्नोज किया गया है। द नर्स शुड बी प्रिपेयर टू एडमिनिस्टर विच ऑफ द फॉलोइंग आईवी सॉल्यूशन। तो नर्स कौन सा आईवी सॉल्यूशन है जो डायबिटिक कीटा एसिडोसिस के मरीज के अंदर एडमिनिस्टर करने वाली है? बताइएगा आपको क्या एडमिनिस्टर करना चाहिए उस पेशेंट के अंदर जिसको डायबिटिक कीटा एसिडोसिस हुआ है? मैंने डायरेक्ट आपको जब एंडोक्राइन सिस्टम करवाया था तो आपको बताया भी है। बताया था आपको कि डायबिटिक कीटा एसिडोसिस में फ्लूइड ऑफ चॉइस पूछा जाएगा। तो फ्लूइड ऑफ चॉइस क्या होगी? तो भाई ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है। डीके के अंदर आपको पता है इंसुलिन तो देते हैं मैम, लेकिन इंसुलिन के साथ में फ्लूइड कौन सा देंगे? तो आईवी 0.9% नॉर्मल सलाइन देते हैं। क्या देते हैं? आईवी नॉर्मल सलाइन देते हैं 0.9%। और किस टाइप का इंसुलिन देते हैं? रेगुलर इंसुलिन देते हैं, रेगुलर इंसुलिन देते हैं। ठीक है, क्या देंगे? रेगुलर इंसुलिन देंगे आईवी। और डीके के केस में 4 to 6 यूनिट बोलस भी दे देते हैं इंसुलिन का। ठीक है, तो इंसुलिन क्या है भाई? रेगुलर इंसुलिन एक शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन होता है। कैसा इंसुलिन होता है? शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन होता है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन है एक मेल क्लाइंट है भाई वाज इन्वॉल्व इन मोटर व्हीकल एक्सीडेंट। एक क्लाइंट का क्या हो गया है? मोटर व्हीकल एक्सीडेंट हो गया है अर्लियर इन द डे, दिन में। द नर्स कैरिंग फॉर हिम ऑन इवनिंग नोटिस दैट ऑन एडमिशन टू द हॉस्पिटल। नर्स केयर कर रही थी उसके पेशेंट की, तो उसने देखा, उसने नोटिस किया था कि जब पेशेंट का हॉस्पिटल में एडमिशन हुआ था उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ था और रिक्वायर्ड मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। तो उसका बहुत ज़्यादा ब्लड ट्रांसफ्यूज़न किया गया था। ठीक है, मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूज़न किया गया था। विच ब्लड प्रोडक्ट वुड बी ऑर्डर्ड व्हेन अ लार्ज ब्लड लॉस हैज़ अकर्ड। तो नर्स वुड एंटिसिपेट कौन सा ब्लड प्रोडक्ट है जो आप ऑर्डर करेंगे जब इतना ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ है पेशेंट का? तो बताइए भाई, अगर मैसिव किसी का ब्लड लॉस हो जाए तो आप क्या उसको इन्फ्यूज़ करोगे? यू विल एडमिनिस्टर वूल ब्लड, यू विल इन्फ्यूज़
platelets, you will infuse the fresh frozen plasma or you will infuse the packed RBC. आप क्या इन्फ्यूज़ करने वाले हैं? तो मैम जब ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हुआ है सो वी विल एडमिनिस्टर द फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा से काम नहीं चलेगा, ना ही हमारा प्लेटलेट से काम चलेगा, ना ही आरबीसी से। तो वूल ब्लड एडमिनिस्टर करना पड़ेगा हमें और मैसिवली ट्रांसफ्यूज़ करना पड़ेगा, जिसमें मोर देन 10 यूनिट्स पर डे भी हो सकता है। द नर्स शुड यूटिलाइज डाटा अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ अ क्लाइंट बीइंग इवेल्युएटेड फॉर माल न्यूट्रिशन। कौन सा ऐसा डाटा है जो आपको यूटिलाइज करना चाहिए, जो आपको इन्फॉर्मेशन दे पेशेंट के न्यूट्रिशनल स्टेटस के बारे में, ताकि आप ये पता कर पाओ कि वो पर्सन जो है वो माल न्यूरिश तो नहीं है। तो बताओ भाई, माल न्यूट्रिशन को चेक करने के लिए कौन सा डाटा चेक करोगे आप? आपका क्लाइंट माल न्यूरिश तो नहीं है, इसको चेक करने के लिए क्या चेक किया जाएगा? ट्राइसेप स्किन फोल्ड चेक करोगे, फास्टिंग ब्लड शुगर चेक करोगे, हीमोग्लोबिन HbA1c चेक करोगे। नेक्स्ट है भाई लिपिड प्रोफाइल रिजल्ट्स चेक करोगे। बताइएगा भाई, ये क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है। ट्राइसेप स्किन फोल्ड चेक करते हैं मैम, क्या चेक करते हैं? ट्राइसेप स्किन फोल्ड चेक करते हैं। जब बच्चा छोटा था तो आपको पता है मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस चेक किया जाता है। मिड अपर आर्म स्किन जो अपर आर्म सर्कमफ्रेंस चेक किया जाता है किसकी हेल्प से? शाकिर टेप की हेल्प से। शाकिर टेप की हेल्प से। आपको पता है जब क्या होगा भाई, यही पर्सन बड़ा हो जाएगा तो आप ट्राइसेप स्किन फोल्ड मेजरमेंट भी करते हो। तो उसके लिए क्या आता है? एक कैलिपर आता है, ठीक है, जो सबक्यूटेनियस फैट का अंदाज़ा लगाएगा कि इतना ज़्यादा फैट प्रेजेंट है। तो कौन सा भाई? हर पेंडन कैलिपर आता है, जिसकी हेल्प से आप सबक्यूटेनियस फैट को मेज़र करते हो। तो कितना होना चाहिए? मोर देन 10 mm होना चाहिए ट्राइसेप स्किन फोल्ड। मोर देन 10 mm इज़ द नॉर्मल स्किन फोल्ड। ठीक है भाई, याद रखना। हेरपेंडन कैलिपर आता है जिसकी हेल्प से आप चेक करते हो। एक क्लाइंट है जिसको असाइटस हुआ है, विच इज़ कोज्ड बाय। एक क्लाइंट है जिसको क्या हुआ है? असाइटस हुआ है, पेरिटोनियल कैविटी का इन्फेक्शन हुआ है। तो असाइटस पूछा गया है भाई किसकी वजह से होता है? ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आंसर कीजिएगा। एक क्लाइंट है असाइटस का, तो आपको ये बताना है कि असाइटस का कारण क्या हो सकता है। दैट इज़ डिक्रीज्ड प्लाज्मा प्रोटीन, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, या डिक्रीज्ड रीनल फंक्शन, या पोर्टल हाइपरटेंशन। तो भाई प्लाज्मा प्रोटीन डिक्रीज होने के कारण भी क्या हो सकता है? एसाइटस हो सकता है, ठीक है ना। और आपको पता है एल्ब्यूमिन नाम का प्रोटीन, जो कल हमने क्लास में भी पढ़ा था, आज दिन की क्लास में भी पढ़ा, बैचेस में भी पढ़ा आपने। एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो कि 60% हिस्सा बनाता है आपकी बॉडी के टोटल प्रोटीन का, ठीक है ना। आपके बॉडी के प्रोटीन का कितना हिस्सा बनाता है भाई? लगभग 60% तक हिस्सा बनाता है। तो अगर प्लाज्मा प्रोटीन्स डिक्रीज हो जाएंगे, और प्रोटीन बनाता कौन है भाई? लीवर बनाता है। कौन बनाता है? लीवर फॉर्मेशन करता है प्लाज्मा प्रोटीन्स का। ये क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में आया था BFUHS 2019 के पेपर में। अगला क्वेश्चन है 3 मेजर सिक्वेंशियल मैचुरेशनल क्राइसिस फॉर फीमेल इंक्लूड्स। 3 मैचुरेशनल क्राइसिस कौन से होते हैं?
एक फीमेल की बॉडी के अंदर 3 मैचुरेशनल क्राइसिस कौन से होते हैं? प्यूबर्टी आना, प्रेगनेंसी आना, मीनोपॉज होना। नेक्स्ट है भाई डेथ होना स्पोज की, मीनोपॉज होना, चाइल्ड बर्थ होना, रेप, डाइवोर्स एंड मिनार्के होना। नेक्स्ट है भाई डेटिंग, इंगेजमेंट एंड सेपरेशन हो जाना। तीन मैचुरेशनल क्राइसिस। तो क्राइसिस का एक क्वेश्चन काफ़ी बार पेपर में आ जाता है भाई। तो आपको पता है भाई जैसे जैसे स्टेजेस में मैच्योर होती जाएगी फीमेल, पहले क्या थी भाई, एडोलेसेंट थी तो प्यूबर्टी आई, प्रेगनेंसी हुई शादी के बाद, फिर मीनोपॉज हो गया। तो जैसे जैसे फीमेल मैच्योर होती जा रही है उसी के अकॉर्डिंग उसकी लाइफ के अंदर क्या आ रहे हैं भाई, मैचुरेशनल क्राइसिस आ रहा है, दैट इज़ नेचुरल। ये क्या है, नेचुरल है और अकॉर्डिंग टू मैचुरेशनल स्टेज आ रहा है। सो इट इज़ द प्यूबर्टी, मिनार्के एंड मीनोपोज। ये सारे के सारे क्या हैं, मैचुरेशनल क्राइसिस हैं। अगला क्वेश्चन है ऑल ऑफ द क्लाइंट आर इन नीड ऑफ एन एमरजेंसी असेसमेंट एक्सेप्ट। सारे के सारे जो क्लाइंट्स हैं उनको एमरजेंसी असेसमेंट की ज़रूरत है सिवाय एक के। एक मरीज़ के अलावा बाकी सारे मरीज़ों को किसकी ज़रूरत है भाई, एमरजेंसी असेसमेंट की ज़रूरत है। आंसर कीजिएगा। सारे के सारे क्लाइंट्स को नीड है भाई किसका, एमरजेंसी असेसमेंट की सिवाय एक के। ए ब्लीडिंग क्लाइंट हु हैज़ एन इंजरी फ्रॉम फॉलिंग डेब्रिज। नेक्स्ट है एन अनरिस्पॉन्सिव क्लाइंट, एक क्लाइंट जिसको ओल्ड इंजरी हुई है। नेक्स्ट है भाई एक प्रेग्नेंट वुमेन विद इमीडिएट डिलीवरी। तो भाई ओल्ड इंजरी का पेशेंट है, पहले कभी कोई इंजरी हुई थी तो आपको पता है इसको इतनी ज़्यादा इमरजेंसी की नीड नहीं है। अनरिस्पॉन्सिव है पेशेंट, अनकॉन्शियस है, कोमा में है, तो आपको रैंडमली चेक करना पड़ेगा जीसीएस पेशेंट का, ठीक है ना। अगर ब्लीडिंग क्लाइंट है आपको पता है शॉक में जा सकता है। एक प्रेग्नेंट वुमेन है जिसको प्रेसिपिटेट डिलीवरी हो रही है तो फटाफट से उसको भी चेक करना पड़ेगा ताकि में कोई हार्मफुल ना हो जाए। अगला क्वेश्चन है भाई ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉजेज ऑफ वेजाइनल ब्लीडिंग इन द लेट प्रेगनेंसी। सारे के सारे कारण हैं किसके, वेजाइनल ब्लीडिंग के इन लेट प्रेगनेंसी सिवाय एक के। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉजेज ऑफ वेजाइनल ब्लीडिंग इन लेट प्रेगनेंसी। लेट प्रेगनेंसी के अंदर वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलती है सारी कंडीशंस की वजह से सिवाय एक के। तो पहला है प्लेसेंटा प्रीविया, दूसरा है अब्रप्शियो प्लेसेंटा, फिर है क्लेम्शिया या यूट्राइन रप्चर। तो यूट्राइन रप्चर कब होगा भाई, डिलीवरी के टाइम पे होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है भाई अब्रप्शियो प्लेसेंटा, अगर क्या हो जाए भाई, प्लेसेंटा अपनी जगह से पहले से ही डीअटैच हो जाए तो आपको पता है वेजाइनल ब्लीडिंग होगी। नेक्स्ट है प्लेसेंटा प्रीविया, वो अपनी जगह पे ही अटैच नहीं हुआ था तो उसकी वजह से भी एक्लेम्शिया। मैम एक्लेम्शिया के कारण वेजाइनल ब्लीडिंग नहीं होती, उसकी वजह से हाइपरटेंशन होता है, उसकी वजह से प्रोटीन यूरिया होता है मैम, उसकी वजह से
सीजर्स आएंगे फीमेल के अंदर और उसकी वजह से अडीमा होगा फीमेल के अंदर। क्या होगा? अडीमा होगा फीमेल के अंदर। सो ऑल आर द कॉजेज ऑफ वेजाइनल ब्लीडिंग इन द लेट प्रेगनेंसी बट नॉट एक्लेम्शिया। ठीक है भाई, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो एक बार शेयर कर दो, लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर दो अपने दोस्तों तक। ठीक है, कंजूस बन के बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। डू गुड हैव गुड। अगला क्वेश्चन है, सपोर्ट सिस्टम ड्यूरिंग द ग्रीविंग प्रोसेस इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग। सपोर्ट सिस्टम कौन सा होता है भाई जब आप ग्रीफ की प्रोसेस में होते हैं? एक्सेप्ट, सिवाय एक के। तो पहला है एक डिस्पोंडेंट फ्रेंड, नेक्स्ट है भाई एक नर्स, एक सोशल वर्कर, एक फैमिली मेम्बर। एक आपकी ग्रीविंग की प्रोसेस के अंदर हेल्प नहीं करता, सपोर्ट नहीं करता, बाकी सारे करते हैं सिवाय एक के। डिस्पोंडेंट मतलब जो खुद, मतलब अनहोपफुल फ्रेंड। ठीक है ना, जो खुद ही निराश सा बैठा हो तो वो आपकी क्या हेल्प करेगा आपके सपोर्ट सिस्टम में? वो तो ऑलरेडी क्या है भाई, निराश बैठा है, हारा थका बैठा है। तो आपको ऐसे बंदे की ज़रूरत है जो आपको मोटिवेट कर पाए। सोशल वर्कर भी हो सकता है, फैमिली मेम्बर, नर्स भी हो सकती है। नेक्स्ट है भाई नर्स पार्टिसिपेट, प्रैक्टिसाइज कर रही थी किसमें? इन अ मैटरनिटी सेटिंग। उसने रिकॉग्नाइज किया कि पोस्ट मैच्योर फीटस को सबसे ज़्यादा किसका रिस्क होता है? तो बताइएगा भाई, एक फीटस है जो कि पोस्ट मैच्योर है, मतलब डिलीवरी टाइम पे नहीं हुई उसकी। ठीक है ना, पोस्ट मैच्योर फीटस है, फीटस है अभी बाहर तो आया नहीं है वो। तो जब आप बीइंग अ नर्स प्रैक्टिस कर रहे थे इन मैटरनिटी सेटिंग्स के अंदर, आपने देखा कि पोस्ट मैच्योर जो फीटस होता है उसको किसका रिस्क रहता है? अच्छा, पोस्ट मैच्योर फीटस जो होता है वो किसके कारण रिस्क पे होता है? तो वो ज़्यादा फीटल वेट की वजह से, नेक्स्ट है भाई लो ब्लड शुगर लेवल की वजह से रिस्क पे होता है, या फिर सबक्यूटेनियस फैट जो है उसका वो डिप्लीट होना लगता है इसलिए वो रिस्क पे होता है। नेक्स्ट है भाई प्रोग्रेसिव प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी होता है, उसकी वजह से वो रिस्क पे होता है। देखो भाई, पोस्ट मैच्योर प्लेसेंटा होगा तो मतलब प्लेसेंटा की एजिंग होगी, एज बढ़ती जाएगी, और ये मोर देन 42 वीक्स पे होता है, इसको बोलते हैं एजिंग ऑफ प्लेसेंटा। तो पोस्ट मैच्योर होगा तो आपको पता है जितनी ज़्यादा एज बढ़ेगी उतना ज़्यादा कैल्सिफिकेशन होगा, जितना ज़्यादा कैल्सिफिकेशन होगा, ठीक है ना, उतना ज़्यादा प्लेसेंटा इनसफिशिएंसी होगी। तो आपको पता है अगर प्लेसेंटा की इनसफिशिएंसी हो गई तो उसकी वजह से क्या क्या होगा? तो उसकी वजह से मैम लो ग्लूकोज लेवल हो सकता है, ठीक है, उसकी वजह से एमनियोटिक फ्लूइड स्कैंटी हो सकता है, वार्टन जेली कम हो जाएगी तो उसकी वजह से कोड कंप्रेशन का रिस्क बढ़ जाएगा, शोल्डर डिस्टोशिया हो सकता है, बच्चा डिस्ट्रेस में जा सकता है। तो भाई प्लेसेंटा का क्या होता रहता है, साथ साथ में इनसफिशिएंसी होती रहेगी, जिसके कारण पोस्ट मैच्योर बच्चा जो होता है वो ज़्यादा रिस्क पे होता है। ठीक है ना, तो पोस्ट मैच्योर बच्चा ज़्यादा रिस्क पे क्यों होता है? क्योंकि उसका जो प्लेसेंटा है वो भी इनसफिशिएंसी शो करेगा, क्योंकि उसका भी कैल्सिफिकेशन होता जाएगा जितना ज़्यादा टाइम बढ़ता जाएगा। ठीक है ना, अगर 42 वीक्स हो गए अभी तक डिलीवरी नहीं हुई है, सो इट विल लीड टू कैल्सिफिकेशन एंड इट विल लीड टू, ठीक है, चलिएगा। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं कल। एक बार लाइक शेयर कर दीजिएगा, और आप लोगों के लिए भी एक स्पेशल अनाउंसमेंट जल्द ही होने वाली है, तो बने रहिएगा रेगनार नर्सिंग क्लासेस के साथ। बैच कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ यहाँ पे आने वाली है, जिसमें आपको कुछ स्पेशल चेंजेस जो आपको अपने बैच में देखने को मिलने वाले हैं, स्पेशल फॉर BFUHS RRB स्टाफ नर्स बैचेस। तो
चलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बने रहिएगा। कल की मॉर्निंग की क्लास लगाना ना भूलें। थैंक यू सो मच।